हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल मयंक सर ऑफिशियल पे। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन और डब्ल्यूएमपी के लिए जीके और साइंस के वो टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि हर साल आपके एग्ज़ाम में रिपीट करते ही करते हैं आर्मी वाले। ठीक है, ऐसा कोई साल नहीं होगा जहाँ पर ये क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता है, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन में मैं 4 से 5 आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ठीक है, जहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं मयंक सर ऑफिशियल 7। ठीक है, मयंक सर ऑफिशियल आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा और वहाँ से आपको इस लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट वेदा ऑफ इंडिया? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या तो फिर अथर्ववेद? तो देखिए, अगर सबसे पुराने वेद की बात करें तो सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितने वेद हैं? तो टोटल 4 वेद। वेदों संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ पुराणास, तो नंबर ऑफ पुराणास है 18। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कभी, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ वही मैं आपसे बता रहा हूं। ठीक है, कि गायत्री मंत्र किस वेद में बताया गया है? तो गायत्री मंत्र जो बताया गया है वो बताया गया है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि म्यूजिक यानी कि संगीत का संबंध किस वेद से है, तो संगीत यानी कि म्यूजिक का संबंध है सामवेद से। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि जो मंत्र, जादू, टोना वगैरह है, मंत्रास का संबंध किससे है, मतलब कि किसमें बताया गया है ये सब, तो ये सब बताया गया है आपका अथर्ववेद में। ठीक है ना, ये भी आपको क्लियर रखना है। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स हो गए। पुराणों की संख्या पे आपको ध्यान रखनी है। और एक आपको पॉइंट याद रख लेना है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। योग दर्शन के प्रतिपादक जो है उनका क्या नाम है? तो वो है पतंजलि। ठीक है, कौन है? पतंजलि। तो एक क्वेश्चन से आपको मैंने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। हर लेक्चर को आपको नोट करना है। 30 दिन अगर आप मॉडल पेपर लगा लेंगे मेरा जीके साइंस का, तो आपका जीके और साइंस में 30 में से 30 आएगा। अगर नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। बस आपको डेली नोट जरूर करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द महावीर स्वामीज मदर? यशोदा, महामाया, त्रिशला, माया देवी। तो महावीर स्वामी जो थे, इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। जो महावीर स्वामी थे इनका मूल ओरिजिनेट नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था वर्धमान। क्या नाम था बेटा? वर्धमान इनका मूल नाम था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में। कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था कुंड ग्राम में, जो कि कहाँ है? वैशाली में है। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुंड ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, माता का नाम त्रिशला था। पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम था? अगर आपसे क्वेश्चन करेगा तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि इनके जो प्रथम अनुयायी थे, इनके प्रथम फॉलोअर कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो थे जामिल। कौन थे? जामिल। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इनके बारे में। और आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, महावीर स्वामी की डेथ के बारे में। तो इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। किस जगह में हुई थी अगर ये पूछे तो ये हुई थी पावापुरी नामक जगह में, मतलब कि ये है राजगीर में। ठीक है, पावापुरी राजगीर में। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। चलिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि अगर आपका हमारे तरफ से कुछ सपोर्ट दिखेगा तो ही वीडियोस कंटिन्यू हम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? घूमर इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? कर्नाटका, असम, राजस्थान या तो फिर बिहार? तो जो घूमर लोक नृत्य है वो राजस्थान का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नृत्य के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि कथकली कहाँ का नृत्य है? ये कई बार पूछा गया आपके आर्मी एग्जाम में। ठीक है, कथकली केरल का है। ठीक है, कल मैंने आपको ट्रिक की भी वीडियो बताई थी। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी भी पूछा जाता, तो ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है,
एक आपसे पूछा जाता है भरतनाट्यम का, ठीक है, कि भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है ना, कल मैंने आपको बताया था ना। और एक पूछा जाता है गिद्धा और भांगड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गिद्धा और भांगड़ा, तो ये कहाँ के हैं, तो ये दोनों हैं पंजाब राज्य के, ठीक है। बिहू तो आप सबको पता ही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, असम राज्य का है बिहू, ठीक है। सब आपको हिंदी में लिख लेना है, मैं इसीलिए बोलता भी जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। और आपको एक और ध्यान में रख लेना है, गरबा और डांडिया। तो गरबा और डांडिया कहाँ के लोक नृत्य हैं, किस राज्य के, तो ये हैं आपके गुजरात राज्य के, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, जुपिटर, नेपच्यून, मार्स या तो फिर सैचरन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर यानी बृहस्पति, ठीक है। मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछेगा तो क्या होगा, सबसे छोटा जो ग्रह है, अगर स्मॉलेस्ट प्लैनेट पूछेगी तो सबसे बड़ा है, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो वो है मरकरी यानी कि बुध, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक आपको पॉइंट ध्यान में रख लेना है, ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है, तो हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर पानी है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ना। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सांझ का तारा या तो मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये वीनस यानी कि शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे पूछे कि रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है, लाल ग्रह, तो वो मार्स यानी कि मंगल को कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह में है, अगर आपसे ये पूछे सब सैटेलाइट्स, तो किस में है, वो सैचरन यानी कि शनि ग्रह में है सबसे ज़्यादा उपग्रह, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, मॉस्को, रियो, कैनबरा या तो फिर सिडनी। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी यानी कि रियो, ठीक है। तो ब्राज़ील की राजधानी रियो है, ठीक है। और कुछ राजधानी मैं आपको बता देता हूँ, मॉस्को किस देश की राजधानी है, तो मॉस्को जो राजधानी है वो रसिया यानी रूस की, ठीक है। क्लियर हो गया। कैनबरा कहाँ की है, तो कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, रहेगा ध्यान में। और मैं आपको बता देता हूँ, चलो कनाडा की आपको राजधानी ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है, ठीक है। एक आपको ध्यान में रख लेना है, नेपाल की, बहुत इजी है ये, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, ठीक है, काठमांडू। और आपको ध्यान में रखना है भूटान की कैपिटल का, ठीक है। भूटान की कैपिटल क्या है, तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। और एक आपको ध्यान में और रख लेना है यूक्रेन की, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा था तो हो सकता है उसका पूछ ले। यूक्रेन की कैपिटल जो है वो है कीव, क्या है, कीव है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का ने की थी, लेकिन ये कब की थी, हमें ये बताना। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर व बुक्का ने की, कब की थी, तो इन दोनों ने मिलके की थी 1136 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, नहीं छपा तो मैं बताना कि एग्जाम में मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 30 दिन आप 30 मॉडल पेपर कर लीजिए और मैं आपको एक नोट्स दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो विजयनगर के बारे में आपको बता देता हूँ अब कुछ इंपॉर्टेंट। विजयनगर जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये हम्पी के पास है। हम्पी कहाँ है, तो हम्पी है कर्नाटका राज्य में, ठीक है। पहले तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा कि विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है, विजयनगर जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो ये जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। और आपको क्या ध्यान में रखना है, ये दोनों ने की थी। एक आपको ध्यान में रख लेना है इसी से रिलेटेड कि जो हेन सांग था वो किसके शासनकाल में भारत में आया था, तो हेन सांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। उसी तरह आपको ध्यान में रखना है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो फायान भारत आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में,
ठीक है, किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अब भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राकेश शर्मा या तो फिर धर्मेंद्र प्रधान? बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के, कि जो मैं अभी ये पॉइंट बताऊंगा 7-8, उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आर्मी में बनेगा ही बनेगा। तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फिर पॉइंट्स बता देता हूँ। ठीक है, तो भारत के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है, चलो देखते बस जाना। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है होम मिनिस्टर कौन है भारत के इस समय, यानी कि गृह मंत्री। तो इस समय वर्तमान में गृह मंत्री हैं आपके अमित शाह जी। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है हेल्थ मिनिस्टर का। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री, ये कौन है? इस समय भारत में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है मनसुख मांडवीय। ठीक है, कौन है? मनसुख मांडवीय। ठीक है, उसके बाद आपको रेलवे मिनिस्टर ध्यान में रखना है। रेल मंत्री कौन है भारत के? तो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। डिफेंस मिनिस्टर आपसे पूछेगा कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनाथ सिंह। जितने कैबिनेट के इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर आपसे पूछेगा कि भारत की वित्त मंत्री कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और आपसे पूछ सकता है, इतना तो हो गया ना। चलो एक और ध्यान रख लेना कि जनजाति के कौन है। ठीक है, यानी कि ट्राइबल मिनिस्टर कौन है जनजाति मंत्रालय के, तो वो है अर्जुन मुंडा। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। एक क्वेश्चन अगर नहीं आया एग्जाम में आर्मी में तो मुझको बताना। ठीक है, ये बस ये 6 मंत्रियों के आपको ध्यान रख लेना है बस। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पेन टू डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डॉक्यूमेबल फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या तो फिर प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा आपका। ठीक है, क्या सही आंसर होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ये पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कुछ और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में जो कि आपके एग्जाम में छप सकते हैं, कौन कौन से छप सकते हैं देखो मैं बताता हूं। पहले तो आपको ध्यान में रखना है RAM क्या होता है? रैंडम एक्सेस। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरह ROM रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मैं बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाना। ठीक है, वाईफाई का रट लेना आएगा इस बार। ठीक है, कौन वायरस क्या होता है इसका? वायरलेस फिडेलिटी होता है। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलो और क्या बताना है और बता देता हूँ मैं आपको। USB का ये भी आएगा, ध्यान रखना। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, क्या होता है? USB का यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, बाकी सिम का ध्यान में रख लेना एक बार। ठीक है, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर क्या? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। और आप ध्यान में रख लेना FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ध्यान रख लेना, मैं लिखूंगा नहीं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, LED और LCD का ध्यान रख लेना, इसमें से भी एक आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। LED का होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। और LCD का क्या होता है? LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बस इतना ध्यान रख लेना, इसके अलावा फुल फॉर्म नहीं आएगा। आएगा तो मैं अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा उसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या तो फिर लोकसभा स्पीकर? तो कौन होता है? ये होता है भारत का राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इसके मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। ठीक है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि भारत में जो 2 सदन होते हैं उसमें संयुक्त सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ये तो पता ही होगा। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है भारत में? तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है,
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसका जो टेनर है वो होता है 5 वर्ष का, 5 ईयर्स का। ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन है ये ध्यान रख लेना, तो ये है राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है इनके बारे में भी ध्यान रख लेना, द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और भारत की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं, पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड? 4 ऑप्शंस, 9 दिसंबर 1946, 11 जनवरी 1945, 26 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1950। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो भारतीय संविधान की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अंबेडकर जी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, संविधान का निर्माता यानी कि मेकर किसे कहा जाता है? तो निर्माता किसे कहा जाता है? ये भी BR अंबेडकर जी को ही कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, संविधान सभा का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे ये। ठीक है, और कांग्रेस की अगर आपसे पूछेगा कभी कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। कब की थी? तो 1885 में की थी। ठीक है, इतने पॉइंट्स एक्स्ट्रा ध्यान में रख लेना। चलो अगला क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? मूसी, हुगली, साबरमती, तापी। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मूसी रिवर। ठीक है, तो हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर के किनारे स्थित है। कुछ और रिवर हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कौन सी शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, जो कि पूछा ही जाता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान में रख लेना, नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, चलो पेरिस का ध्यान में रख लेना और रोम का ध्यान में रख लेना। पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस है सीन नदी के किनारे। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ी डिफरेंट है। और रोम किस नदी के किनारे है? तो रोम है टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे है रोम? टाइबर नदी के। कुछ इंडिया का मैं बता देता हूँ आपको। सूरत आपको ध्यान में रख लेना, सूरत किस नदी के किनारे है? तो सूरत है तापी रिवर के किनारे। ठीक है, वाराणसी जिसे बनारस कहते हैं वो किस नदी के किनारे है? तो वाराणसी जो है वो गंगा रिवर के किनारे है, इसको भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, श्रीनगर का पूछ सकता है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के पास है, तो हो सकता है पूछ ले, इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर का भी ध्यान में रख लेना, झेलम रिवर के किनारे है ये। ठीक है, उसी तरह कोलकाता का भी इंपॉर्टेंट है, तो कोलकाता का भी ध्यान में रख लेना क्योंकि इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है हुगली। ठीक है, तो कोलकाता किस नदी के किनारे है बेटा? कोलकाता है हुगली रिवर के किनारे। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको जो मैं बताऊंगा वो नोट जरूर करना है। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके नोट करते जाओ। चलो अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? ड्यूरिंग हुज रीन डिड मेगास्थनीज कम टू इंडिया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और किसका प्रधानमंत्री था? जो मतलब कि इसका प्रधानमंत्री कौन था? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कौटिल्य, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? कौटिल्य या चाणक्य। तो ये किसका प्रधानमंत्री था? तो ये प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। और एक आप पॉइंट ध्यान में रख लेना कि जो दिल्ली सल्तनत है, क्या दिल्ली सल्तनत जो है उसकी दरबारी भाषा क्या थी? उसकी लैंग्वेज क्या थी? तो उसकी लैंग्वेज थी पारसियन यानी कि फारसी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रख लेना, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, जो मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड? वॉशिंगटन DC, जेनेवा, न्यूयॉर्क या तो फिर वियना?
तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है अमेरिका देश में, जिसको हम यूएसए के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। यूनेस्को का मुख्यालय पूछ सकता है आपसे। ठीक है, यूनेस्को का पूछेगा तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, यूनेस्को का है पेरिस फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। ठीक है, उसी तरह आपसे WHO का पूछ सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WTO का आपसे पूछ सकता है, इसको ध्यान में रख लेना, इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। शॉर्ट फॉर्म ही याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। IMF हो गया। ठीक है, नाटो का आपको ध्यान में रख लेना है। नाटो का कहाँ है? तो नाटो का जो है वो है ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। ठीक है, तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट संगठन हैं जिनके बारे में आपको रट लेना है। ठीक है, नोट करके। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? वेयर इज जोजिला पास लोकेटेड? तो चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और पासेस हैं यानी कि दर्रे हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि सिपकीला पास। कौन सा? सिपकीला। सिपकीला पास कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ये ध्यान रख लेना। एक आपको ध्यान में रख लेना है खैबर दर्रा, खैबर पास। ठीक है, चलो मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ। खैबर दर्रा कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। एक ध्यान रख लेना नाथुला दर्रा कहाँ है। ठीक है, जितने मुझको इंपॉर्टेंट याद आएंगे मैं सब बता दूंगा आपको। ठीक है, सिक्किम में है। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है, जोजिला तो मैंने बता दिया। एक हाँ पीर पंजाल। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। पीर पंजाल पास कहाँ है? तो पीर पंजाल पास भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। ठीक है, एक और ध्यान रख लेना। चलो इतना मैं बता दिया तो एक क्यों छोड़ूं। बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास कहाँ है बेटा? बनिहाल पास है जम्मू से लेकर के श्रीनगर तक। ठीक है, कहाँ है? जम्मू से लेकर के श्रीनगर के बीच तक। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? चार ऑप्शंस है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं ऑप्शंस में, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, उसी तरह आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछता है, जैसे कि ये एनी बेसेंट कौन थी? तो ये प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कौन थी? प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष, कहने का मतलब इंग्लिश में फर्स्ट फीमेल कांग्रेस प्रेसिडेंट थी ये। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। और मैं आपको बता देता हूँ, एक आपको ध्यान में रख लेना है रजिया सुल्ताना का। ठीक है, रजिया सुल्ताना कौन थी? तो ये भारत की प्रथम महिला शासक थी, फर्स्ट फीमेल रूलर थी ये। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछे कि मीरा कुमार कौन थी, मैं कई बार आपको पिछले बार बताया हूँ कि मीरा कुमार जो है वो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, और ये रीता फारिया दिया हुआ, ये कौन थी? तो रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला थी। कौन? मिस वर्ल्ड बनने वाली। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, बाकी रजिया सुल्ताना तो दिया ही हुआ है यहाँ पे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारा साइंस का पॉइंट स्टार्ट होता है। ठीक है, साइंस में पहला क्वेश्चन है कि भार की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट? किलोग्राम, मीटर, केल्विन या तो सेकंड। तो भार की इकाई होती है किलोग्राम केजी। ठीक है, भार यानी वेट होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मीटर किसकी इकाई होती है? तो मीटर होती है लेंथ यानी कि लंबाई की। ठीक है, ये ध्यान रखना। केल्विन किसकी होती है? केल्विन होती है ताप यानी कि टेम्परेचर की। ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। सेकंड किसकी होती है? सेकंड होती है टाइम यानी कि समय की। ठीक है, अगर आपसे पूछे करंट की क्या होती है, विद्युत धारा की, तो करंट की होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि मैटर ऑफ स्टेट, पदार्थ की मात्रा की क्या होती है? तो वो होती है मोल। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। चलो अगला क्वेश्चन। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन सबमरीन्स टू सी ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल?
कौन सा यंत्र का यूज़ किया जाता है? तो वो यूज़ किया जाता है आपका कौन सा, बताओ। अगर आपको आंसर पता हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। चलो मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। इसमें जो ओडोमीटर होता है वो क्या होता है? ओडोमीटर जो गाड़ी होती है उसकी दूरी मापता है, जो गाड़ी में लगा रहा था ना, कितनी किलोमीटर गाड़ी चली है उसको मापता है, ठीक है। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप वही है जो पनडुब्बी में, ठीक है, जो पनडुब्बी में उपकरण यूज होता है डूबे हुए व्यक्ति का पता लगाने के लिए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या? पेरिस्कोप। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का यूज़ किसके लिए किया जाते हैं? जो बहुत ज़्यादा तापमान होता है, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसको मापने के लिए, ठीक है। और लास्ट में क्या बच रहा है बेटा? लास्ट में बच रहा है एपिडियास्कोप। तो एपिडियास्कोप का क्या होता है? इसका यूज़ किया जाता है जो चित्रों के पर्दे होते हैं, ठीक है, चित्रों के पर्दे के प्रक्षेपण के लिए, ठीक है, चित्रों के पर्दे के प्रक्षेपण के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन। जब नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, ये उदाहरण न्यूटन के किस नियम का है, ये हमें बताना है। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम का है, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब कि जहाँ पे एक्शन होगा वहाँ पे रिएक्शन भी होगा, ठीक है। यही न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल और बताऊं तो जैसे कि बंदूक से निकली हुई गोली, जब हम बंदूक से गोली दागते हैं तो उससे बुलेट निकलती है तेज से, और जो वो बंदूक है वो पीछे की ओर धक्का लगता है। तो जब आगे की ओर बुलेट निकली तो पीछे की ओर धक्का भी लगा। तो यहाँ पे अगर एक्शन हुआ, क्रिया हुई, तो यहाँ पे रिएक्शन भी हुआ, यानी प्रतिक्रिया हुई। तो ये भी न्यूटन के तीसरे नियम पे आधारित होता है, ठीक है। उसी तरह होता है रॉकेट का आगे बढ़ना। जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो जैसे जैसे रॉकेट आगे बढ़ता है पीछे से आग भी तो निकलती है निकलती कि नहीं निकलती? तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है तो यहाँ पे रिएक्शन भी हो गया, है ना। तो ये भी न्यूटन का तीसरा नियम का ही उदाहरण है, ठीक है। उसी तरह आपने देखा होगा नाव में जैसे बांस होता है, ठीक है, आदमी बैठे रहते हैं, एक आदमी नाव से ऐसे क्या बांस डालता है पानी में और उसको ऐसे पीछे धकेलता है तो नाव आगे की ओर जाती है। पीछे की ओर धकेला तो एक्शन हुआ, यानी कि कोई क्रिया हो गई। अब नाव आगे की ओर जा रही है तो वो रिएक्शन हो रहा है, यानी कि प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये भी न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज मोमेंटम कैलकुलेटेड? मोमेंटम संवेग को कहते हैं, मतलब संवेग का यहाँ पे हमें सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, यही इसका सूत्र होता है, ठीक है। संवेग एक कैसी राशि है? तो संवेग एक सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होती है संवेग की, मोमेंटम की? तो इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और कहने का मतलब अगर आपसे परिभाषा पूछेगा ना कि संवेग किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है? द एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली डैश। कितना होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो पलायन वेग होता है एस्केप वेलोसिटी वो पृथ्वी पर कितनी होती है? 11.2 पर सेकेंड। पलायन वेग होता क्या है? तो पलायन वेग वो मिनिमम वेलोसिटी यानी कि मिनिमम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वो ग्रेविटेशनल स्टेट को पार कर जाए, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, वही होता है आपका एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में निम्न में से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज केरोसिन ऑयल राइज अप इन अ लालटेन विक? तो किसके कारण वो ऊपर चढ़ता है? वो केशिकत्व के कारण चढ़ता है, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो केश नली होती है उसमें जो द्रव यानी कि मिट्टी का तेल होता है ऊपर नीचे ऊपर चढ़ने की या तो नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं, ठीक है। केश नली क्या होती है?
लालटेन क्या होती है? तो लालटेन होता है एक समान त्रिज्या वाली खोखली नली। ठीक है, क्लियर हो गया ना। और किसकत में जो द्रव होता है, जैसे जो मिट्टी का तेल हो गया, जो लिक्विड हो गया, जो ऊपर की ओर चढ़ता है वो किस पर निर्भर करता है? इसकी त्रिज्या पर ही निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। चलो अगला क्वेश्चन। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी ए संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डैश। तो किस में परिवर्तित हो जाती है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये परिवर्तित हो जाती है ऑप्शन नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी में। कैसे परिवर्तित होती है? देखो, जब किसी बंदूक से गोली को चलाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है? गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम पीई से दर्शाते हैं। गतिज ऊर्जा होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम केई से दर्शाते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में अगर देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में अगर उसकी गति के कारण कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और किसी वस्तु में अगर उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है तो हम उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्लियर हो गया। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संबंध अगर मैं बताऊं तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है। ध्यान रखना। ठीक है, 1/2 क्या होता है? mv²। ये किसका सूत्र होता है? तो ये गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है। ठीक है, तो जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसमें ये जो संभावित स्थितिज ऊर्जा होती है, अब बंदूक से गोली जब निकल गई तो उसमें गति आ गई, गोली में गति आ गई, मतलब कि गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो गई, और जो गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या होगी? तो गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। क्यों होगी? अभी मैंने आपको न्यूटन की गति का थर्ड लॉ बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जितना बल आप पिंड पर लगाते हैं उतना ही वो वापस भी लगाती है बल। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं हम? क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। तो जब गोली चलेगी बंदूक से तो उसमें क्या होगा? पीछे की ओर धक्का लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो बंदूक की गतिज ऊर्जा है वो गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, क्योंकि बंदूक की गति तो बहुत तेज होगी, लेकिन सॉरी गोली की गति बहुत तेज होगी जी, लेकिन जो पीछे धक्का लगेगा वो थोड़ा कम लगेगा, तो गोली की गतिज ऊर्जा से वो कम होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाले बल कितना होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध, विरुद्ध मतलब विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर कुल कितना बल प्रयुक्त होता है? तो वो 0 होता है। क्यों 0 होता है? देखो, अगर दिए गए पिंड पर लगाने वाले बल 2 हैं, ठीक है, मान लो क्या है? 2 बल हैं, F ये भी है, F ये भी है। ठीक है, लेकिन अगर वो एक दूसरे के विरुद्ध लगा रहे हैं तो उसमें क्या होगा? प्रभाव एक दूसरे का 0 हो जाएगा। वो अब ये इसमें लगा रहा है, ठीक है, और ये इसमें लगा रहा है, तो एक दूसरे के क्या है? ये अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो जब टोटल होगा तो प्लस और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लो +1 और -1, +1 -1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उनका जो अगर विरुद्ध होगा ना तो बल क्या होगा? 0 होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय बराबर क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय बराबर होता है त्वरण। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन का जो परिभाषा होती है वो होता है कि वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर यानी कि उसका जो वेलोसिटी में चेंज होता है वही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, त्वरण एक कैसी राशि है ये भी ध्यान में रख लेना। त्वरण भी एक सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका अगर यूनिट पूछेगा, मात्रक पूछेगा, तो मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क यूज्ड इन डेयरी इज कॉल्ड। तो क्या कहलाती है वो कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीकरण। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज को। ठीक है, कैसे? इसमें जो होता है वो अपकेंद्री बल लगता है। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल आपने सुना होगा ना इंग्लिश में। कौन सा बल लगता है इसमें? अपकेंद्री बल लगता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि मोड़ है कोई,
ठीक है। मोड़ पर अगर दाईं ओर घूमती गाड़ी हो, ठीक है, उसमें अगर बैठा आदमी है कोई, तो वो क्या होगा, बाईं ओर झुक जाता है ना। अगर दाईं ओर गाड़ी घूम रही है तो वो बाईं ओर झुकता है। वही क्या होता है, वही होता है अब केंद्रीय बल। ठीक है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है दूध से क्रीम को अलग करना। ठीक है। दूध से क्रीम को अलग करना भी अब केंद्रीय बल का ही उदाहरण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, वो फिजिक्स के थ्रू आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है, ये कौन सी प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, तो ये एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में जो रंग होता है, रूप होता है, आकार होता है, ये सब परिवर्तित होता है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं बताऊं रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण, तो रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण क्या होगा, जैसे शक्कर का पानी में घुलना, ये हो सकता है। ठीक है, शक्कर को आप पानी में घोलोगे तो वो घुल जाएगा। ठीक है। कांच का टूटना, ये भी हो सकता है। ठीक है, कांच का टूटना भी वही सेम चीज होता है। ठीक है, तो ये सारे कैसे होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। नहीं, ये भौतिक के होते हैं। ठीक है, रासायनिक का अगर मैं आपसे बताऊं तो रासायनिक का जान लो कि जैसे लोहे पर जंग लगना। ठीक है, क्या, लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूध से दही का जमना, ठीक है, दूध से दही जमना, ये भी किसका उदाहरण होता है, ये भी रासायनिक होता है। और भौतिक क्या होता है, शक्कर का पानी में घुल जाना, कांच का टूटना। ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं, भौतिक होते हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस मैं आपको नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। एंथोसाइंसिस, ठीक है, एंथोसाइनिस ये होता है किसके लिए, रंगों के निर्धारण में काम आता है। ठीक है, एंथोसाइनिन्स जो होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, जो एंथोसाइनिन होता है वो किस किस फल के लिए जिम्मेदार है, जैसे जामुन का जो रंग होता है उसके लिए, अनार के लिए, ठीक है, अंगूर के लिए, ठीक है, और टमाटर का लाल रंग। ठीक है, इन सब में क्या पाया जाता है, तो इन सब में एंथोसाइनिन ही पाया जाता है। और एक होता है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन किस में पाया जाता है, तो ये क्या करता है, ये रक्त को नीला बना देता है। जो हीमोसाइनिन होता है ना, ये ब्लड को किस में बदल देता है, नीले कलर में बदल देता है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर मैं आपसे बताऊं तो ऑक्टोपस जैसे हो गया। ठीक है, जैसे ऑक्टोपस हो गया, मकड़ी हो गई, केकड़ा हो गया, ये सब। ठीक है, ध्यान में रहेगा ना। चलो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, उपप्लावकता सिद्धांत के अनुसार जहाज पानी में तैरते हैं, सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। मतलब कि उपप्लावकता का सिद्धांत किसने दिया, हमें ये बताना है। ठीक है, तो उपप्लावकता का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था कि जब कोई वस्तु द्रव, अगर कोई द्रव है उसको किसी आंशिक रूप से किसी भी चीज में डुबोया जाता है, तो उसका जो वेट है, जो उसका भार है, उसमें क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वही था उपप्लावकता का नियम। और नील्स बोर कौन थे, तो इन्होंने क्वांटम के बारे में बताया था, नील्स बोर ने। ठीक है, केपलर कौन थे, तो इन्होंने जो सौर मंडल के ग्रहों का सिद्धांत है, सोलर सिस्टम के ग्रहों का सिद्धांत, ठीक है, वो दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, सौर मंडल के ग्रहों का सिद्धांत किसने दिया था, केपलर ने दिया था। केन रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो केन रदरफोर्ड जो है वो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कोई नहीं है, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। ठीक है, चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलो एंड होता है हमारा लेक्चर था ये। अब आपको टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको मुझे सपोर्ट दिखाना होगा क्योंकि ये न्यू चैनल है। ठीक है, सपोर्ट आप दिखाइए, मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करूंगा। 30 में से 30 आपका जीके साइंस में तो मैं डन करवाऊंगा ही, और मैथ रीजनिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आपके जितने फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं सबके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैंग सर ऑफिशियल 7 आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।